हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। जीएस सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लिकर्ट मापनी, जो कि हम लोग फर्स्ट पेपर के सेकंड यूनिट को पढ़ रहे थे। उसमें हमने आधा यूनिट कवर कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आधा यूनिट हमने कवर कर लिया है, जिसमें अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, जिसे मनोवृत्ति या स्ववृत्ति भी कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने परिभाषाएं पढ़ी थी क्रेचफील्ड एवं बैल्की के अनुसार, फिर सेवर की परिभाषा, सिकार्ड एवं बैकमैन की परिभाषा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अभिवृत्ति के घटक CAB, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल, संज्ञान पक्ष, भाव पक्ष और क्रिया पक्ष या व्यवहार पक्ष। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मनोवृत्ति के प्रकार या अभिवृत्ति के प्रकार। यह दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष अभिवृत्ति और अप्रत्यक्ष अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के घटकों की विशेषताएं क्या क्या हैं? कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। मुख्य विशेषताओं में कर्षण शक्ति यानी लगाव, बहुतत्वता, संगीत या स्थिरता, अंतर संबद्धता। और सामान्य विशेषताओं में दिशा, मात्रा, तीव्रता, द्वैध वृत्ति, प्रबलता। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होती है। मनोवृत्तियों के निर्माण में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट था अधिगम का प्रभाव, दूसरा उद्दीपक पुनरावृत्ति तथा परिचितता। जितने बार किसी भी वस्तु या उद्दीपक की पुनरावृत्ति हमारे सामने की जाती है, हम उसे जल्दी पहचान लेते हैं। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइज, सूचना या संप्रेषण, समूह संबंध, वैयक्तिक कारक, संस्कृति। इसके बाद यह सब तो है अभिवृत्ति के अभिवृत्ति निर्माण की प्रमुख प्रक्रम। यह सब अभिवृत्ति निर्माण के प्रमुख प्रक्रम है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिवृत्ति का मापन। अभिवृत्ति का मापन कैसे होता है? तो इसमें हमने आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति के अभिवृत्ति का मापन करना है तो सबसे पहले उसके व्यवहार की विशेषताओं का मापन कीजिए। अगर किसी व्यक्ति के अभिवृत्ति का मापन करना है तो सबसे पहले उसके व्यवहार की विशेषताओं का मापन कीजिए। नेक्स्ट है मापन का वर्गीकरण। यह सब हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ लिया था, इसलिए हम आपको शॉर्ट में बस हेडिंग बताते जा रहे हैं। आप लोग नहीं देखें तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। यह सब हमने आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है। थर्स्टन एवं चेयो की मापनी। थर्स्टन एवं चेयो की मापनी, इसे समामापित मापनी भी कहते हैं, समामापित अंतराल मापनी। इसका उपयोग युद्ध, मृत्युदंड, चर्च या फिर चीन के बारे में जानने के लिए किया जाता है। और इसकी भी कुछ सोपान थे, इस मापनी के भी कुछ सोपान थे थर्स्टन एवं चेयो की मापनी, जिसमें पहला था कि किसी भी वस्तु पर मापनी निर्माण करने से पूर्व उसके पक्ष और विपक्ष को के स्रोतों का कथन तैयार करना। दूसरा था 11 चिन्ह ए से के तक के रूप में रहते हैं। ए सबसे अधिक पक्ष में, ए चिन्ह सबसे अधिक पक्ष में और के सबसे अधिक विपक्ष में, और एफ तटस्थ होता है। आगे हमने इसमें पढ़ा था एकांशों का मापनी मूल्य ज्ञात करने के लिए कथन के प्रति निर्णायकों का 11 बिंदु मापनी पर दिए गए मूल्य का मध्यांक एकांश अथवा कथन का मापनी मूल्य कहलाता है। इस प्रकार इसको हमने पूरा पढ़ लिया था। और थर्स्टन एवं चेयो मापनी के गुण भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि यह सरल मापनी है, इसको शीघ्रता से अभिवृत्ति का मापन कर सकते हैं, और वर्गीकरण के लिए 11 बिंदु दिए गए हैं। इसके बाद निर्णायकों का प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः यह विश्वसनीय है। यह काफ़ी लोकप्रिय विधि है। यह सब पॉइंट इसके गुण हैं। इसके बाद हम लोग दोष भी पढ़े थे, 4 दोष हैं कि इसमें निर्णायकों का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, और इसमें कथन के विभेदन की क्षमता। विभेदन क्षमता से तात्पर्य है जैसे
हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग अभिवृत्ति मापनी तैयार करना। तो इसमें ऐसा कोई विभेदन क्षमता नहीं है। निर्णायकों की संख्या अधिक रखने के कारण खर्च एवं समय अधिक लगता है। इसे कह सकते हैं कि यह विधि अधिक खर्चीली एवं मितव्ययी है। यह प्रत्येक प्रकार की अभिवृत्ति को मापने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बाद हम लोग आज के टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, लिकर्ट मापनी। आज हम लोग लिकर्ट मापनी के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है लिकर्ट मापनी। आप लोग बस आराम से सुनते जाइए, समझते जाइए, बाकी का हम कवर करा दे रहे हैं। और मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा। वो कहते हैं ना, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तो माना कि राइटिंग थोड़ी ख़राब है, लेकिन अच्छे से समझाएंगे आपको, अच्छे से बताएंगे कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। देखिए लिकर्ट मापनी। लिकर्ट ने अभिवृत्ति मापन के लिए जिस मापनी का विकास किया उसे कोटि निर्धारण, श्रेणी क्रम विधि आदि के नाम से जाना गया। लिकर्ट ने जो मापनी का निर्माण किया उसके अन्य नाम क्या है, कोटि निर्धारण मापनी, श्रेणी क्रम विधि आदि। इसके द्वारा प्रारंभ में अंतरराष्ट्रीयता, मनोबल, रूढ़िवादिता तथा समाजवाद तथा निग्रो जाति के अनुरूप और उसके प्रति अभिवृत्तियों का मापन किया गया। उसमें किसका किसका मापन किया गया था, थर्स्टन एवं चियो की मापनी में। तो आप पिछला रिवाइज कीजिए। उसमें युद्ध, चर्च, चीन के बारे में पता लगाने के लिए मृत्युदंड, इन सब के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था, उसको मापन किया गया था। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीयता, मनोबल, रूढ़िवादिता, समाजवाद तथा निग्रो जाति के अनुरूप और उसके प्रति अभिवृत्तियों का मापन किया गया। इस विधि को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त है। इसमें 5 बिंदु हैं। थर्स्टन की मापनी में कितने थे, 11 बिंदु थे। इसमें कथनों के प्रति उत्तर के लिए 5 विकल्प दिए रहते हैं, जिसमें दिए गए विकल्पों में से किसी एक के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होती है। इसके सोपान निम्नलिखित हैं। देखिए कौन कौन से सोपान हैं। अभिवृत्ति से संबंधित अनेक कथनों का चयन करना। अभिवृत्ति से संबंधित हमने पिछले वाले में पढ़ा था कि जिस भी वस्तु का अभिवृत्ति मापन करना है उससे संबंधित पक्ष और विपक्ष में सबसे पहले जानकारी एकत्रित करना। तो यहाँ पर देखिए लिकर्ट मापनी में इसके सोपान, अभिवृत्ति से संबंधित अनेक कथनों का चयन करना। अभिवृत्ति से संबंधित जितने भी कथन हैं उनका चयन करना। चुने गए कथनों के साथ 5 अनुक्रिया विकल्प, जो भी आप कथन चुनते हैं उसके प्रति 5 अनुक्रिया विकल्प लीजिए। अत्यधिक, सहमत, यह है अत्यधिक सहमत, एक ही पॉइंट है। यह अत्यधिक सहमत एक ही पॉइंट है। अत्यधिक सहमत 1, सहमत 2, अनिश्चित 3, असहमत 4 और अत्यधिक असहमत 5। इसके पिछले वाले को कंपेयर कीजिए यहाँ पर, उसमें ए से के तक 11 बिंदु थे। ए अत्यधिक पक्ष में था और के अत्यधिक विपक्ष में था और एफ तटस्थ बिंदु था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 बिंदु मापनी है। कितने बिंदु मापनी है, 5 बिंदु मापनी है, जिसमें ए अत्यधिक सहमत है, 1 और 2 सहमत है, 3 अनिश्चित। जैसे उसमें बीच वाला तटस्थ था, यानी सहमत भी हो सकता है, असहमत भी हो सकता है, पक्ष में भी हो सकता है, विपक्ष में भी हो सकता है। इसी तरह यहाँ भी 3 क्या है,
असहमत है, अनिश्चित है, 3 अनिश्चित है, 4 असहमत है और 5 अत्यधिक असहमत है। इसको इस तरह आप समझ सकते हैं, 1 अत्यधिक सहमत, 5 अत्यधिक असहमत, 1 अत्यधिक असहमत, अत्यधिक सहमत, 5 अत्यधिक असहमत और 3 क्या है, 3 जो है अनिश्चित है, इसका कुछ भी पता नहीं है। और इसके बाद 2 सहमत है और 4 असहमत है। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा आप। 1 से 5 तक इसमें बिंदु मापनी होती है, 1 से 5 तक। 1 अत्यधिक सहमत है और 5 अत्यधिक असहमत है। 1 और 5 के बीच में कौन है, 3 है, तो यह अनिश्चित है। अब नहीं पता कि यह सहमत है या असहमत है। इसके बाद बचता है हमारा 2 और 4। तो 2 क्या है, सहमत है, 4 असहमत है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए। प्रतिक्रिया के लिए किसी एक विकल्प का चयन करना। इन पांचों में से, ये पांचों प्रतिक्रिया हैं, इनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना। जैसे आप मान लीजिए अभिवृत्ति मापन में प्रश्न देते हैं, ईमानदारी, ईमानदारी अगर आप प्रश्न देते हैं तो आप इसमें 5 ऑप्शन ऐसे लगा सकते हैं। मान लीजिए यह ईमानदारी है, तो इसमें ईमानदारी से कौन कौन से व्यक्ति अत्यधिक सहमत हैं, कौन से व्यक्ति केवल सहमत हैं, कौन से व्यक्ति सहमत हैं कि असहमत हैं आपको नहीं पता, कौन से व्यक्ति असहमत हैं और कौन कौन से व्यक्ति अत्यधिक असहमत हैं। ये 5 तरह के बिंदु लिकर्ट की मापनी में दिए गए हैं। अब आगे देखिए आप लोग। सकारात्मक प्रश्नों की दिशा में, सकारात्मक प्रश्न अगर होंगे, पॉजिटिव प्रश्न, तो उसमें अंकों का क्रम 5 4 3 2 1 यानी कि बड़े से छोटा क्रम, एवं नकारात्मक कथनों के लिए 1 2 3 4 5 अंक प्रदान करना। आप यहाँ भी देख सकते हैं, आप 5 4 3 2 1 या फिर 1 2 3 4 5, यह पॉजिटिव है, यह निगेटिव है। यहाँ पर आपको एक चीज़ हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो 3 है, जो अनिश्चित है, दोनों ही क्रम में एक ही स्थान पर स्थित है, इसीलिए इसको अनिश्चित माना गया है। क्योंकि इसका क्रम आप पॉजिटिव कीजिए, निगेटिव कीजिए, नहीं बदलता है, इसलिए यह अनिश्चित है। सभी कथनों पर व्यक्त अनुक्रिया के आधार पर उत्तरदाता के प्राप्तांकों का योग ज्ञात करना। जितने भी पॉजिटिव प्रश्न थे, निगेटिव प्रश्न थे, उन सभी को अंक प्रदान किया गया। इसके बाद योग मतलब होता है जोड़, योग मतलब होता है जोड़, उसको जोड़ करके प्राप्तांक प्राप्त कर लिया गया। कथनों के विभेदन शक्ति को ज्ञात करने के लिए कथन विश्लेषण और सहसंबंध ज्ञात करना। कथनों के विभेदन शक्ति और सहसंबंध ज्ञात किया गया। इसके बाद देखिए, लिकर्ट मापनी के, जब आप सहसंबंध ज्ञात कर लिए, विभेदन ज्ञात कर लिए, प्राप्तांक ज्ञात कर लिए, तो यहाँ पर हमारा लिकर्ट मापनी कंप्लीट होता है। अब देखिए इसके गुण कौन से हैं, दोष कौन से हैं। लिकर्ट मापनी के गुण, इसमें कथन विश्लेषण की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। इसमें कथन विश्लेषण की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है, अर्थात कथन का चयन वैज्ञानिक रूप से किया जाता है। कथन विश्लेषण की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है और कथन वैज्ञानिक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। कथनों को स्वीकृत अस्वीकृत करना निर्णायकों के हाथ में न होकर कथन विश्लेषण पर निर्भर करता है। इसके पहले वाले में आपने देखा था, जो निर्णायक हैं वह निर्णय लेते थे, लेकिन यहाँ पर कथन निर्णायकों के हाथ में न होकर कथन विश्लेषण
यानी जो हम कथन का विश्लेषण करते हैं, जो अंक प्रदान करते हैं, वही है कथन का विश्लेषण। तो निर्णायकों के हाथ में न होकर कथन विश्लेषण पर निर्भर करता है। यह अत्यधिक व्यवहारिक विधि है, व्यवहार पर आधारित है। इसमें अभिवृत्ति की दशा या मात्रा, यह सब क्या है, अभिवृत्ति की सामान्य विशेषताएं हैं। दशा, मात्रा, प्रबलता, गति, यह सब अभिवृत्ति की सामान्य विशेषताएं हैं, ध्यान में रखिएगा। का मापन कर सकते हैं। इसमें अभिवृत्ति की दशा या मात्रा का मापन कर सकते हैं। इसकी विश्वसनीयता 0.80 से लेकर 0.92 तक होती है। उसकी कितनी थी, 0.52 से लेकर थी, और इसकी 0.80 से लेकर है। अब इस मापनी के दोष क्या क्या हैं? गुण तो हमने 5 पढ़ लिए। अब देखिए इस मापनी के दोष कौन कौन से हैं। इसमें तटस्थ बिंदु पर पड़ने वाली प्रतिक्रिया की व्याख्या करना थोड़ा कठिन होता है। इसमें जो तटस्थ बिंदु है, यानी नंबर 3, अनिश्चित। तटस्थ बिंदु कौन है, नंबर 3, इसका क्या है, अनिश्चित। नंबर 1 क्या है, अत्यधिक सहमत। नंबर 5 अत्यधिक असहमत। नंबर 3 अनिश्चित। और 2 और 4, 2 क्या है, सहमत, और 4 असहमत। ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसमें तटस्थ बिंदु पर पड़ने वाली प्रतिक्रिया की व्याख्या करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वह अनिश्चित होता है। तो वह पॉजिटिव के पक्ष में जाएगा या निगेटिव के पक्ष में जाएगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आप समाज के कुछ व्यक्ति को देखते हैं कि जो पक्ष ज़्यादा प्रभावशाली होता है वह उसी की तरफ चले जाते हैं। अगर पॉजिटिव पक्ष ज़्यादा शक्तिशाली है तो वो उधर चले जाएंगे, निगेटिव पक्ष ज़्यादा शक्तिशाली है तो वो उधर ही चले जाएंगे। हमें उम्मीद है हमारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसमें आगे देखिए, दोष दूसरा है, इसमें सांख्यिकी विधि प्रयुक्त करके मात्रात्मक वर्गीकरण के द्वारा अभिवृत्ति की तीव्रता निर्धारित की जाती है। इसमें सांख्यिकी विधि में जैसे जो विधियां हैं उन सब का प्रयोग करके अभिवृत्ति की तीव्रता भी इसकी विशेषता है, तीव्रता का निर्धारित की जाती है, जिसके कारण विश्वसनीयता प्रभावित होती है। अब आप सोचेंगे सांख्यिकी विधि में कौन कौन सी विधियां हैं, तो मीन, मीडियम, मोड और सहसंबंध, यह सब जो है सांख्यिकी विधि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट मापनी है, यहाँ तो हमारी लिकर्ट मापनी कंप्लीट होती है। लिकर्ट मापनी, इसको आप एक बार रिवाइज करिए। लिकर्ट मापनी क्या है? लिकर्ट मापनी अभी हमने आपको पढ़ाया कि यह अभिवृत्ति मापनी की सबसे लोकप्रिय विधि है। इसका विकास क्यों किया गया था? तो इसका विकास अंतर्राष्ट्रीयता, मनोबल, रूढ़िवादिता और समाजवाद तथा निग्रो जाति का मापन करने के लिए किया गया था। इसके बाद इस मापनी में मेन पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। इस मापनी में मापन करने के लिए प्रयुक्त सोपान क्या क्या होते हैं? इसमें अभिवृत्ति से संबंधित अनेक कथनों का चयन किया जाता है, और इसमें अनुक्रिया यानी प्रतिक्रिया करने के लिए 5 विकल्प होते हैं। हमने आपको कई बार बता दिया है, अब आपको याद हो गया होगा। 1 से 5 तक, 1 अत्यधिक सहमत, 5 अत्यधिक असहमत, 3 अनिश्चित होता है, और 2 सहमत, 4 असहमत होता है। इसके बाद सभी के कथनों को, पॉजिटिव कथनों को यानी सकारात्मक कथनों को 5, 4, 3, 2, 1 अंक प्रदान किए जाते हैं, और नकारात्मक कथनों को 1, 2, 3, 4, 5 अंक प्रदान किए जाते हैं। इन अंकों के आधार पर उत्तरदाता के प्राप्तांकों की गणना की जाती है और योग प्राप्त कर लिया जाता है, और इसके विभेदन शक्ति के द्वारा कथन विश्लेषण करके सहसंबंध ज्ञात कर लिया जाता है। हमने आपको फिर से रिवाइज करा दिया।
इसके बाद देखिए लिकर्ट विधि के गुण जो हमने अभी आपको बताए और लिकर्ट विधि के दोष। अब हम नेक्स्ट मापनी पढ़ेंगे सामाजिक दूरी मापनी। सामाजिक दूरी मापनी। सामाजिक दूरी मापनी बोगार्डस के द्वारा दी गई है। अभी तक जो भी हमने दो पढ़े वह सब जिनका था उन्हीं के नाम पर ही था, जैसे थर्स्टन एवं चियो की मापनी तो ये उन्होंने ही बनाई है और उन्हीं के नाम पर है, तो इसमें नाम याद करने की जरूरत नहीं है। लिकर्ट मापनी लिकर्ट महोदय ने बनाई है, इसलिए इसमें भी नाम याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक दूरी मापनी। सामाजिक दूरी मापनी यह बोगार्डस के द्वारा बनाई गई है। सामाजिक दूरी मापने के लिए इसकी विविधताओं का मापना आवश्यक है। इनका पूरा नाम है एमोरी बोगार्डस। बोगार्डस का पूरा नाम क्या है? एमोरी बोगार्डस। इन्होंने समाज में व्यक्तियों के बीच की दूरी को मापने के लिए एक मापनी तैयार किया। इन्होंने समाज में व्यक्तियों के बीच की दूरी को मापने के लिए एक मापनी तैयार किया, जिसमें सामाजिक वर्ग, नस्ल, जाति, सामाजिक वर्ग, नस्ल, जाति, लिंग ये सब समाज में पाई जाती हैं, इसलिए इसे सामाजिक मापनी कहते हैं। सामाजिक वर्ग, नस्ल, जाति, लिंग, कामुकता जैसे आयाम शामिल हैं। विभिन्न समूहों के सदस्य एक ही समूह के सदस्यों की तुलना में कम निकट या दूर हैं, इस विधि के द्वारा जानने का प्रयास किया जाता है। इसी के आधार पर मित्र, पड़ोसी, वैवाहिक रिश्ते, अंतर संबद्धता, नस्लीय विशेषता आदि को जानने का प्रयास किया गया। इस मापनी में मुख्य रूप से प्रसिद्ध समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल, अभी तक आपने किसको पढ़ा था? बोगार्डस, एमोरी बोगार्डस। अब इसमें जॉर्ज सिमेल का श्रेय दिया जाता है। बाद में इनके साथ रॉबर्ट बार ने मिलकर कार्य किया। एमोरी बोगार्डस रॉबर्ट पार्क के छात्र थे। एमोरी बोगार्डस जो थे वो रॉबर्ट पार्क के छात्र थे। उन्होंने ही इस मापनी को तैयार करने का काम सौंपा। इस मापनी के कितने आयाम हैं? 4 आयाम हैं। ध्यान रखिएगा, थर्स्टन के 11 बिंदु थे, लिकर्ट के 5 बिंदु थे। इस मापनी के 4 आयाम हैं। पहला है प्रभावशाली सामाजिक दूरी। इसे सामाजिक दूरी के भावनात्मक पक्ष से जोड़कर मापनी को तैयार किया गया। कितने पक्ष हैं? अभिवृत्ति के 3 पक्ष हैं। 3 पक्ष CAB, C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव, B फॉर बिहेवियरल। तो यह जो कॉग्निटिव संज्ञान, अफेक्टिव भाव पक्ष, तो यह जो भाव पक्ष है इसको मापनी में जोड़कर तैयार किया गया। यह एक प्रकार का प्रभावोत्पादक मापनी है जिसके द्वारा व्यक्ति को परख भावात्मक प्रतिक्रिया की जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखिए, दूसरा है सामाजिक दूरी। पहला है प्रभावशाली सामाजिक दूरी, दूसरा है सामान्य सामाजिक दूरी। इसे एक मानक श्रेणी में देखा जाता है और इसके अंदरूनी मापदंडों को, जैसे मैं, हम, उन्हें के बीच का अंतर ज्ञात किया जाता है। अर्थात सामाजिक दूरी को संरचनात्मक गैर व्यक्ति द्वारा परख पहलू के रूप में जांचने का प्रयास किया जाता है। इसमें मैं, हम, उन्हें के बीच अंतर ज्ञात किया जाता है। यह पॉइंट आप याद रखिएगा। तीसरा है अंतः सामाजिक दूरी। दो समूहों के बीच बातचीत की आवृत्ति और तीव्रता पर ध्यान देकर दो पक्षों के बीच सामाजिक संबंधों का मापन किया जाता है। अगर दो समूहों के बीच, दो पक्षों के बीच सामूहिक संबंधों का ज्ञात किया जा रहा है तो यह कौन सा है? अंतः सामाजिक दूरी कहते हैं। चौथा और लास्ट है सांस्कृतिक और अभ्यस्त दूरी। सांस्कृतिक और अभ्यस्त दूरी। कभी कभी लोगों के संबंध पूंजी से भी प्रभावित होते हैं। कभी कभी लोगों के संबंध, जैसे किसी से अगर पूंजी से संबंधित कोई विवाद है, मामला है, तो इस मामले में अधिकांशतः लोगों के बीच दूरियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो देखिए वही बात कहा गया है
कभी कभी लोगों के संबंध पूंजी से भी प्रभावित होते हैं। वह आपसे बात तो करते हैं परंतु करीब हों, उनमें भावनात्मक लगाव हो, वह मानक पर खरे हों, ऐसा निश्चित रूप से प्राप्त नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल आप वर्तमान समय में देख सकते हैं कि लोग एक ही घर में तो रहते हैं लेकिन उनके बीच आपसी लगाव, आपसी प्रेम, घनिष्ठता, यह सब का अभाव पाया जाता है। हम लोगों ने 4 आयाम पढ़े हैं, एक बार देख लीजिए 4 आयाम कौन कौन से हैं। पहला है प्रभावशाली सामाजिक दूरी, दूसरा है सामान्य सामाजिक दूरी, प्रभावशाली सामान्य अंतर सामाजिक दूरी, और चौथा है सांस्कृतिक और अभ्यस्त दूरी। इसके बाद देखिए, बोगार्डस ने सोशल डिस्टेंस स्केल मतलब सामाजिक दूरी मापनी तैयार करने के लिए सामाजिक विविधताओं को देखते हुए, सामाजिक विविधताएं जैसे अभी आपको ऊपर बताया गया, भेदभाव, नस्ल, सामाजिक समूह, वर्ग, जाति, यह सब सामाजिक विविधताएं हैं, को देखते हुए प्रश्नावली तैयार किया। जो बोगार्डस महोदय हैं, इन्होंने इन सब विभिन्नताओं को देखते हुए अपनी मापनी तैयार किया। उन्होंने प्रत्येक समूह के सदस्य को एक पड़ोसी के रूप में, साथी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में और जीवन साथी के रूप में स्वीकार करेंगे या नहीं, यह जानने का प्रयास किया। उन्होंने जो अपने प्रश्न का संरचना बनाया, उसमें उन्होंने यह बनाया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक समूह जो है प्रत्येक समूह के सदस्यों को एक पड़ोसी के रूप में, यानी वह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना पड़ोसी बनाना पसंद करेगा या नहीं, या फिर अपने साथी के रूप में पसंद करेगा कि नहीं, कार्यकर्ता बनाने के रूप में पसंद करेगा कि नहीं, या फिर दूसरे समूह के बीच जीवन साथी संबंध बनाना पसंद करेगा या नहीं। इस आधार पर उन्होंने अपनी मापनी बनाया और सामाजिक अंतर संबंधों को जानने का प्रयास किया। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सामाजिक दूरी मापने में भौतिक और वैचारिक दूरी भी प्राप्त होती है। यह दूरी शारीरिक स्तरों पर भी प्राप्त होने के साथ साथ संज्ञानात्मक अमूर्तता को भी बढ़ाती है। इस संदर्भ में बहुत से अध्ययन हुए हैं जिसमें लेवाइन, जनरल कॉलिन, बोगार्डस का व्यक्तित्व समूह संबंधों का मापन एवं समाजमिति उल्लेखनीय है। कभी कभी उदारता, पक्षपात, शक्ति, मीडिया का प्रभाव, आवास आदि भी इस मापनी को प्रभावित करते हैं। कभी कभी उदारता या पक्षपात हो या शक्ति हो या मीडिया का प्रभाव हो, आवास हो, ये सब भी निकट बोगार्डस की मापनी को प्रभावित करते हैं। मनोवृत्ति मापनी में प्रच्छन्न एवं अप्रच्छन्न तकनीक का सहारा लिया जाता है। ये निम्नवत है। अभिवृत्ति के मापन में प्रच्छन्न एवं अप्रच्छन्न तकनीक का सहारा लिया जाता है। देखिए प्रच्छन्न असंरचित तकनीक क्या है। प्रच्छन्न असंरचित तकनीक, इस तकनीक का नाम से ही यह संकेत मिल रहा है कि इसमें सभी उत्तरदाताओं के लिए एक जैसे कथन नहीं होते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि संरचित क्या होती है और असंरचित क्या होती है। संरचित तकनीक वह तकनीक होती है जिसमें प्रश्नों की संरचना पहले से ही लिखी होती है, यानी कि जब कोई भी परीक्षक अगर कोई परीक्षण तैयार करता है तो उसमें प्रश्नों की संख्या पहले ही लिख लेता है, पहले ही तैयार कर लेता है। लेकिन असंरचित मापनी वह मापनी होती है जो समय, स्थान या ऐसे विभिन्न कारकों को देखकर तुरंत प्रश्न बनाए जाते हैं। ये प्रश्न लिखित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तकनीक का नाम से ही यह संकेत मिल रहा है कि इसमें सभी उत्तरदाताओं के लिए एक जैसे कथन नहीं होते। असंरचित मतलब अभी हमने आपको बताया, जैसा स्थिति, जैसा वातावरण, जैसा क्लाइंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो यह सभी के लिए समान नहीं होते हैं और ना ही एक ही प्रश्न सबके लिए होते हैं। और उत्तरदाता को भी पता नहीं चलता कि उसकी आवृत्ति का मापन किया जा रहा है, अतः वह झूठी प्रतिक्रियाएं नहीं दे पाता। इसके अंतर्गत प्रक्षेपी परीक्षण, जिसके अंतर्गत रोडसा और टीएटी थैमेटिक अपरसेप्टिव टेस्ट का मुख्य रूप से प्रयोग किया जा रहा है। इसके द्वारा व्यक्ति की आंतरिक भावनाएं ज्ञात की जाती हैं। कंप्लीट कर लीजिएगा, आंतरिक भावनाएं ज्ञात की जाती हैं। दूसरा है प्रच्छन्न संरचित तकनीक। प्रच्छन्न संरचित तकनीक, इसको देखिए। इस तकनीक में भी उत्तरदाता की जानकारी नहीं हो पाती है। इस तकनीक में भी उत्तरदाता को जानकारी नहीं हो पाती, यानी उत्तरदाता को यह पता नहीं चल पाता कि उसके अभिवृत्ति का मापन किया जा रहा है, परंतु इसमें उत्तर के लिए विकल्प दिए रहते हैं और इससे संबंधित परीक्षण का निर्माण 1948 में हेमंड ने त्रुटिवश तकनीक के रूप में विकसित किया था। हेमंड ने 1948 में इसमें कथन के साथ अभिवृत्ति वस्तु से संबंधित दो समान त्रुटिपूर्ण वैकल्पिक उत्तर दिए रहते हैं, एक पक्ष में तथा दूसरा विपक्ष में होता है। इसमें दो उत्तर दिए रहते हैं, पहला उत्तर पक्ष में होता है और दूसरा उत्तर विपक्ष में होता है। इसका निर्माण 1948 में हेमंड ने किया था, गलती से कर दिया था। उत्तर के आधार पर अभिवृत्ति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। जो भी आप उत्तर देते हैं, अगर पक्ष में देते हैं तो भी आपके अभिवृत्ति का मापन कर लिया जाता है, विपक्ष में देते हैं तो भी आपके अभिवृत्ति का मापन कर लिया जाता है। इस तकनीक की पुष्टि वेस्लर ने भी की है। मुख्य रूप से श्रम प्रबंधन के लिए इसे उपयोग में लाया जाता है। इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? श्रम के प्रबंधन में। नेक्स्ट है अप्रच्छन्न संरचित तकनीक। अप्रच्छन्न संरचित तकनीक, देखिए इसको। यह एक ऐसी तकनीक या विधि है जिसमें मापनी का उद्देश्य उत्तरदाता को ज्ञात रहता है। इसमें मापनी का उद्देश्य क्या है? यह उत्तर देने वाले को ज्ञात रहता है। अभी तक जो हमने पढ़ा प्रच्छन्न असंरचित पढ़ा और प्रच्छन्न संरचित पढ़ा। इन दोनों विधि में उत्तरदाता को पता नहीं चलता है कि उसके अभिवृत्ति का मापन हो रहा है, लेकिन अप्रच्छन्न संरचित तकनीक में यह पता रहता है कि उसके अभिवृत्ति का मापन किया जा रहा है। इसमें प्रश्न पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं क्योंकि असंरचित है। असंरचित में कभी भी प्रश्न पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। यह स्थिति काल वातावरण को देखकर प्रश्न निर्माण किए जाते हैं। और मापनी निर्माण में भी कोई नियम लागू नहीं होता है। इसके लिए मुख्य रूप से सर्वेक्षण साक्षात्कार का सहारा लिया जाता है। अप्रच्छन्न असंरचित विधि में सर्वेक्षण और साक्षात्कार का, जैसे आप कहीं सर्वेक्षण कर रहे हैं तो इसमें जो वहाँ का स्थिति काल वातावरण देखेंगे वैसा ही आप प्रश्न निर्माण कर लेंगे। तो यही काम अप्रच्छन्न असंरचित विधि में भी होता है। इस सर्वेक्षण साक्षात्कार की को मुक्त उत्तर विकल्प विधि भी कहते हैं। मुक्त उत्तर विकल्प विधि, इस विधि के द्वारा कम समय में अधिक लोगों के अभिवृत्तियों का मापन किया जा सकता है। उदाहरण, चुनाव के समय इसका उपयोग अधिक होता है। इस विधि के द्वारा कम समय में अधिक व्यक्तियों के अभिवृत्तियों का मापन किया जाता है, जैसे चुनाव के में इसका अधिक प्रयोग होता है। नेक्स्ट है अप्रच्छन्न संरचित तकनीक। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, प्रच्छन्न इसके दो भेद हैं और अप्रच्छन्न इसके भी दो भेद हैं, संरचित और असंरचित।
सेम कंडीशन यहाँ भी है, संरचित असंरचित। अब देखिए इसको कैसे पढ़ा जाता है। प्रच्छन्न संरचित विधि यानी ऐसे, और प्रच्छन्न असंरचित विधि। और इसमें देखिए अप्रच्छन्न संरचित विधि और अप्रच्छन्न संरचित विधि, अप्रच्छन्न संरचित विधि, अप्रच्छन्न असंरचित विधि। तो हम लोगों ने अप्रच्छन्न असंरचित विधि अभी पढ़ा है, अब अप्रच्छन्न संरचित विधि पढ़ लेंगे। इसमें जीवन से संबंधित लिखित विवरण, लेख, डायरी आदि का विश्लेषण किया जाता है। इसमें लिखित विवरण यानी विवरण पहले से ही लिखित होते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया संरचित में चीज़ें पहले से ही लिखित होती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ संरचित है, तो जो भी कुछ चीज़ें होती हैं वह पहले से ही लिखित होती हैं, चाहे वह लेख हो, डायरी हो, आत्मकथा हो, ये सब पहले से ही लिखी होती हैं। इसी का विश्लेषण किया जाता है और इसी के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वाक्य पूर्ति परीक्षण। सामाजिक मापनी परीक्षण था, अब वाक्य पूर्ति परीक्षण। देखिए इसको, वाक्य पूर्ति परीक्षण का उपयोग अधिकतर प्रच्छन्न विधि के रूप में किया जाता है। इसमें वाक्यों को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प को रिक्त स्थान में भरकर वाक्य पूरा किया जाता है। जैसे गांधी जी, जो हमारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन में, अधिकांशतः ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। गांधी जी पुजारी थे, सत्य सत्य अहिंसा असत्य अहिंसा, दो ऑप्शन दिए गए हैं। अब बताइए, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, यानी एक पक्ष में है तो दूसरा विपक्ष में है। इसमें से जो सही उत्तर है उसको यहाँ पर फिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सत्य अहिंसा के पुजारी थे। पूर्वाग्रह की उत्पत्ति, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है पूर्वाग्रह की उत्पत्ति। पूर्वाग्रह क्या है, यह आपको पिछले वीडियो में हमने इससे आपको अवगत कराया था। पूर्वाग्रह वह विचार, अवधारणाएं या सामाजिक रूढ़ियां हैं जो पहले से ही चली आ रही हैं और जिसमें समाज के लोगों द्वारा जबरदस्ती भी मनवाया जा सकता है। पूर्वाग्रह शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रेजुडिशियन शब्द से हुई है, जिसका आशय पूर्व निर्णय, अभी आपको बताया हमने कि पहले से चली आ रही विचार, अवधारणाएं, रूढ़ियुक्तियां, अर्थात वास्तविकता का सामना हुए बिना या प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना किसी व्यक्ति, वस्तु, समूह आदि के बारे में कोई विचार या धारणा बना लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। आप किसी वस्तु के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी उसके बारे में अगर आप विचार और धारणाएं बना लेते हैं तो यही पूर्वाग्रह है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। बैरन एवं बायरने ने क्या कहा है, किसी अन्य समूहों के सदस्यों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को ही पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे अपने को अच्छा मानना, दूसरे को बुरा मानना। तो जो एक समूह का व्यक्ति है दूसरे समूह के व्यक्ति को के प्रति जो नकारात्मक भाव या विचार रखता है उसे ही पूर्वाग्रह कहते हैं, ऐसा बैरन एवं बायरने ने कहा है। नेक्स्ट है मायर्स, किसी समूह के सदस्यों द्वारा उनके मानकों से उत्पन्न किसी दूसरे समूह एवं सदस्यों के प्रति निर्मित नकारात्मक अभिवृत्ति। एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि यह सकारात्मक अभिवृत्ति नहीं है, यह नकारात्मक अभिवृत्ति है। एवं औचित्य विहीन अभिवृत्ति, जिसका कोई अस्तित्व न हो, औचित्य विहीन हो, को पूर्वाग्रह कहते हैं। जो नकारात्मक अभिवृत्ति है जिसके बारे में हम यह नहीं जानते कि यह सही है यह गलत है, जो
अन्य व्यक्ति कह दिए हम वही मान लेते हैं, इसके वैज्ञानिक कारणों का अध्ययन नहीं करते हैं, तो यह औचित्य विहीन है, यह नकारात्मक प्रवृत्ति है। आलपोर्ट के अनुसार बैरन एवं बैरने, मायर्स और तीसरी परिभाषा है आलपोर्ट के अनुसार, यह एक प्रकार का विरोधी भाव है। विरोधी भाव कह लीजिए, नकारात्मक भाव कह लीजिए, दोनों एक ही है, जो दोषपूर्ण एवं अनम्य सामान्यीकरण के पर आधारित होता है। इसकी अनुभूति या अभिव्यक्ति की जा सकती है। इसकी अनुभूति या अभिव्यक्ति, मान लीजिए आपके बारे में कोई गलत शब्द बोल रहा है, तो आप इसकी अनुभूति भी कर सकते हैं और इसकी अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पूर्वाग्रह एक प्रकार का पूर्वग्रहित मत, निर्णय या अभिवृत्ति है। पूर्वग्रहित मतलब पुराने रूढ़ियों परंपराओं से युक्त या ग्रहित मत है, निर्णय या अभिवृत्ति है। यह नकारात्मक माना जाता है। अभी हमने आपको बताया कि यह नकारात्मक प्रवृत्ति है। इसमें सरलता तथा वस्तुनिष्ठता का अभाव रहता है। इसमें सरलता और वस्तुनिष्ठता का अभाव रहता है। जैसे हिंदू द्वारा मुसलमानों को गंदा समझना और मुसलमानों द्वारा हिंदू को नास्तिक। नास्तिक किसे कहते हैं? जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, नास्तिक समझना। आगे देखिए, पूर्वाग्रह की विशेषताएं। पूर्वाग्रह की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तार्किकता का अभाव, इसमें तर्क का अभाव पाया जाता है। न्याय का अभाव, जब आप उसके बारे में सही अध्ययन करेंगे तब तो न्याय कर पाएंगे। जब आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं तो क्या न्याय कर पाएंगे आप? तो इसमें न्याय का भी अभाव पाया जाता है। मानवता का अभाव, जैसे अभी ले लीजिए बेटियों की शिक्षा को लेकर, तो इसमें जो पुराने विचार के लोग हैं आज भी बेटियों को घर से बाहर जाने के लिए प्रतिबंध लगाते हैं। तो यहाँ पर मानवता का अभाव कह लीजिए, तर्क का भी अभाव है और बेटे की तरह बेटियों को न्याय भी नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोषपूर्ण सामान्यीकरण, सत्यता का अभाव, सत्य और असत्य की परख नहीं हो पाती है। नकारात्मकता, यह नकारात्मक प्रवृत्ति है। पूर्वाग्रह प्रायः भावात्मक होते हैं। पूर्वाग्रह प्रायः क्या होते हैं? भावात्मक होते हैं, मतलब मनुष्य मानसिक रूप से घायल करता है और आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। पूर्वाग्रह के प्रकार। पूर्वाग्रह कई प्रकार के होते हैं। पहला है प्रजाति पूर्वाग्रह। प्रजाति के बीच पाया जाने वाला भेदभाव, जैसे अमेरिका में काले गोरे नस्ल के लोग, अमेरिका में काले गोरे नस्ल के लोगों के बीच जो भेदभाव पाया जाता है उसे प्रजाति पूर्वाग्रह कहते हैं। यौन पूर्वाग्रह, यौन से संबंधित पूर्वाग्रह। आर्थिक पूर्वाग्रह, शारीरिक पूर्वाग्रह, राजनैतिक पूर्वाग्रह, भाषा पूर्वाग्रह, वेशभूषा पर आधारित पूर्वाग्रह और धार्मिक पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मतलब पुराने विचार, पुरानी अवधारणाएं, रूढ़ियुक्तियाँ, और यह कई प्रकार के होता है। प्रजाति, यौन, शारीरिक, भाषा, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, वेशभूषा पर आधारित, यह कई प्रकार की होती है। पूर्वाग्रह के कारण कौन कौन से होते हैं? क्यों पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है? क्यों पूर्वाग्रह चला आ रहा है? देखिए, सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम, धर्म एवं संस्कृति के कारण भी ऐसा होता है। सामाजिक अधिगम के कारण भी ऐसा होता है। नैराश्य भाव, जब किसी व्यक्ति के अंदर निराशा उत्पन्न हो जाती है तब भी वह पुराने विचारों को मानने लग जाता है। निरंकुश व्यक्तित्व, अनुरूपता, आघातजन्य अनुभव। अगर आपके कोई आघातजन्य अनुभव है तो भी आप उससे बचने के लिए पूर्वाग्रह का सहारा लेते हैं। पूर्वाग्रह को कम करने के उपाय। पूर्वाग्रह को कैसे कम किया जा सकता है? क्या क्या तरीके हैं जिससे पूर्वाग्रह कम किया जा सकता है? तो समूह सदस्यता में परिवर्तन। जो समूह है उसकी सदस्यता में परिवर्तन कीजिए। अंतर समूह संपर्क, अंतर समूह, अपने समूह आसपास के समूहों से
संपर्क स्थापित कीजिए, शैक्षिक कार्यक्रम को चलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा से जोड़िए, प्रचार प्रसार कीजिए, नागरिक समितियां बनाइए और कानूनी प्रतिबंध भी बनाए गए हैं और इसका पालन किया जा रहा है। तो इन सभी उपायों से पूर्वाग्रह को कम किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। हमने आपको बहुत ही ईमानदारी से फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करा दिया है। आप पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने और भी दोस्तों को शेयर कीजिए। शेयर करने में तो पैसा लग नहीं रहा है, फिर भी आप लोग कंजूसी करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद आप सभी का।